ओके बेटा, लास्ट टाइम हम लोग सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देख रहे थे। कुछ एक दो प्रॉब्लम हुए थे और मैंने कहा था बाकी के प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, मतलब आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल ऐसा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता लगाइए इस दिए गए डायग्राम के हिसाब से। अमजद, ब्लू वाला मार्कर चाहिए मुझे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1 किलोग्राम, ये आएगा आपका 2 किलोग्राम, जो कि कहां पर है 2,0 पर है, ये तो 0,0 पे है। और फिर आया ये 3 किलोग्राम, जो कि कहां पर है 0,3 पर है। ठीक है, और आपको इसका क्या करना है बेटा, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। अब वो सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हर एक पार्टिकल को कुछ नाम दे दो, नंबर 1 नंबर ऐसा कुछ दे दो आप इसको। जैसे मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, ये m3 पार्टिकल है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया m1 पार्टिकल का मास कितना है, आपसे पूछूंगा m1 पार्टिकल का मास कितना है, तो 1 किलोग्राम। m2 पार्टिकल का मास कितना है, तो आप कहेंगे 2 किलोग्राम। m3 पार्टिकल का मास कितना है, 3 किलोग्राम। कल ही की बात है, मैंने आपसे बताया था कि ये प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, या एक्स कोऑर्डिनेट अलग से करो, वाई कोऑर्डिनेट अलग से करो। मेरा फेवरेट पोजीशन वेक्टर है, मैं वो यूज करूंगा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पहले वाले पार्टिकल का आप लिखेंगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि वो एग्जैक्ट कहां पर है, ओरिजिन पे है। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कहां आएगा, तो बोले 2 i कैप प्लस 0 j कैप। अच्छा ठीक है, तीसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कहां आएगा, तो बोले 0 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर्स। समझ में आएगा बेटा आपको? तो मैंने पोजीशन वेक्टर्स बता दिया उनके। अब हमारा जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो मैं यूज करूंगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 i कैप प्लस 3 j कैप अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो ये तो पूरा ही 0 है, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। प्लस ये तो 0 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 4 i कैप, और ये प्लस 3 j कैप है ना, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। मैं तुमको चेक कर रहा था। अब ऐसा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 है कि, तो ये हो जाएगा फिर आपका 4 i कैप प्लस 9 j कैप डिवाइडेड बाय 6। देखो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 4 i कैप पीछे ना, हाँ, तो 2 नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकलता है, छोड़ो। तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/6 i कैप प्लस 9/6 j कैप। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, है कि नहीं। आप चाहे तो उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/6 9/6, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या भैया, ये सभी के? नहीं समझा, काट के बोलो। समझा पक्का? डरने का नहीं, शर्मने का नहीं, बिल्कुल पूछने का अगर नहीं समझा तो कुछ।
चलो फिर इसके बाद आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाएंगे। Consider the situation as shown in figure. The center of mass, if mass small m is at the origin of coordinate system. Small m, twice m, thrice m, L, L, L. सबसे पहले तो उनका लोकेशन देखो, हर एक मास किस जगह पर है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, ये चीज़ के ऊपर आप फोकस करिए। सबसे पहले तो कुछ कैलकुलेशंस भी करना पड़ सकते हैं यहाँ पे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अच्छा एक बात बता, ये एग्जैक्ट ओरिजिन पे है, तो क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट 0,0 लिख सकता हूँ? इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? L,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? L,0। अब चैलेंज यहां शुरू होता है कि भैया ये जो 3m मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। पहले तो ये काम है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी? बोले यार यहां से लेकर यहां तक की लंबाई तो L है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L/2 होगी, तो इसका x कोऑर्डिनेट L/2 आएगा। हाँ बोले वो बात तो सही है, वो इजी था, L/2 निकालना था। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो बोले यार ये y कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। ये साइड या फिर यहां से पकड़ लो, ये एंगल कितने का है? तो बोले 60 डिग्री का। यहां से लेकर यहां तक वैल्यू कितनी थी? L/2। क्या आपको नहीं लगता कि ये y जो है 60 डिग्री का अपोजिट साइड है? तो मैं अगर यहां लगाऊं साइन 60, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि y अपॉन L। देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 60L, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 अपॉन ट्वाइस L, क्योंकि साइन 60 क्या होता है? √3/2, √3L/2 है ना। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? y। तो मैं देखता हूं कि ये y का वैल्यू आ गया √3L/2। बात समझे क्या बेटा आप? बात को समझ गए क्या आप? है ना। ये कैसे आया? तो मुझे ये y निकालना था, मैंने देखा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं इसको, y² इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू a², वैसे भी निकाल सकते हैं आप। मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो मैंने ये देखा, ये एंगल मुझे मालूम है 60 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड y है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू y/L, y इक्वल्स टू L साइन 60, y इक्वल्स टू √3L/2। आई क्या बात समझ में आपको बेटा? ठीक है।
अब आगे क्या, मुझे हर एक पार्टिकल का मास पता चल गया, हर एक पार्टिकल का लोकेशन पता चल गया। चलिए अब आप उसको लिखेंगे। फिर मैं लिखूंगा सबसे पहले, है ना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस नज़र आने, जनरली लिख देखते हैं। m1 इज इक्वल्स टू क्या है, m है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप मीटर्स। m2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस m है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, l i कैप प्लस 0 j कैप। m3 का मास जो है वो थ्राइस m है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, l बाई 2 i कैप प्लस √3 l बाई 2 j कैप। समझा क्या बेटा आपको? मैंने हर चीज़ की मैंने मार्किंग कर डाला। मास m1 कितना है, कहाँ है, मास m2 कितना है, कहाँ है, मास m3 कितना है, कहाँ है, सब लोकेशन मैंने मार्क कर दिया। अब आगे क्या, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं ये बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो m1 कितना है, m1 है m, वेक्टर r1 कितना है, तो बोले वो है 0 i कैप प्लस 0 j कैप, प्लस m2 कितना है, तो बोले वो है ट्वाइस m, और वेक्टर r2 कितना है, l i कैप प्लस 0 j कैप, प्लस m3 कितना है, थ्राइस m जगह, ठीक है, और उसका लोकेशन क्या है, l बाई 2 i कैप प्लस √3 l बाई 2 j कैप अपॉन m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। बात समझे क्या बेटा आप? m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। फिर आगे इधर का हो चुका होगा ना, अब देखो बेटा, फिर आगे यहां पर आई कैप के साथ भी 0 है, यहां पर जे कैप के साथ भी 0 है, ये पूरा का पूरा 0 है, तो ये तो m के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही गायब हो जाएगा। m l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ml आई कैप बनेगा, मगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, देखो मुझे वहां पर एक चीज मिल गई, वेक्टर RCOM इज इक्वल टू ट्वाइस ml आई कैप। फिर उसके बाद बारी आई इसकी, इसको 3m को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3ml बाई 2 आई कैप, 3ml बाई 2 आई कैप, प्लस फिर इसकी बारी 3√3 ml बाई 2 j कैप। क्या किया बेटा आपने, ये 3m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3√3 ml बाई 2 j कैप, डिवीजन में ये इन सब का एडिशन आ जाएगा, जो कि कितना रहेगा बेटा, 6m। अब ऐसा है कि इन सब में से m कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, तो ट्वाइस l आई कैप प्लस 3 बाई 2 l आई कैप प्लस, अच्छा 2 भी कॉमन निकलता है यहां पर से, है ना, मगर अभी नहीं निकालते, रुको अपन उसको, 3√3 बाई 2 l j कैप अपॉन 6। अब बात यह है कि इनको आप ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को, क्यों बोले ये दोनों एक ही खानदान के हैं, कौन से खानदान के, बोले आई कैप, इनको ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ये कहां आ जा रहे, जे कैप हो जा रहे, तो इनको ऐड करो, तो बोले किसको ऐड करना है, ट्वाइस एल को 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ एल से, तो मैं रफ में करके देखता हूं, ट्वाइस एल प्लस 3 बाई 2 एल कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
4L प्लस 3L/2 यानी कि 7L/2 आपका आई कैप हो जाएगा। तो मतलब इनको ऐड करने पे ये आएगा 7L/2 इंटू आई कैप प्लस ये कितना होगा 3√3L/2 जे कैप डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6। अब क्या होगा फिर ये 6 मैं दोनों को बांट सकता हूं, तू भी रख ले तू भी रख ले। तो 7L/2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 आई कैप। फिर 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3√3/12L जे कैप। तो ये मेरे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, फाइनल वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 7L/12 3√3/12। ये मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हुआ लिखा उसको। एक बार चेक कर लूँ मैं आंसर 3√3। अच्छा वो बाद में और डिविजन कैंसिल होता है 3 1 जा 3 4 जा करके ये ऐसा हो जाता 7L/12 √3/4। इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था है ना, मगर बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब तो आप इजीली कर लोगे है ना। देखो कैसा था ये पूरा। आपने सबसे पहले यहां पर y निकाले ढूंढ के, x तो इजीली मिल गया था, y को थोड़ी मेहनत करना पड़ी थी, यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाले थे। फिर ये जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है उसी में वो सारी वैल्यूज डाल के आपने उसको सॉल्व किया था। देख लो ml क्या चीज कैंसिल करेंगे बेटा अपन? ट्वाइस ml को निकाल दो कॉमन, कह रहे आप सिर्फ ml निकालेंगे तो ml निकालेंगे तो l तो रह जाएगा ना हर जगह। अगर मैं ml को कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा 2i कैप प्लस 3/2i कैप है ना। 2i कैप क्या बेटा सिर्फ m कैंसिल होगा ना, l नहीं कैंसिल हो पाएगा, l नहीं है ना नीचे है ना, समझा? कुछ रहा तो पूछ लेना आपने अभी। ठीक है बेटा लिखो फटाफट। हुआ उधर का हो गया क्या पूरा? जल्दी निपटाए। उधर का बहुत स्लो हो जा रहा है यार, जल्दी करो। ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ रूल्स हैं जो मैं लिखा के दे रहा हूं, जो अगले प्रॉब्लम में काम में आने वाले हैं।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अगर इस तरह से मैं अप टू n डिजिट्स नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। दूसरा पॉइंट, इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, अगर इन्हें मैं ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से मैं यहां पर लिख सकता हूं। तीसरा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब अगर मैं करता हूं तो इसकी वैल्यू को n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूं। ये रूल्स याद रखना है आपको। दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हुआ? तो देखते हैं इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम। Find the position of center of mass। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम करना है। क्वेश्चन है रे भाई, टाइटल नहीं। और आपको कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है। वन किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, n किलोग्राम, 1,0, 2,0, 3,0 और n,0 इस तरह से। अब ये सारे मास आपके एक्स एक्सिस पर ही है ना, तो ये सारा खेल कहाँ चलेगा? एक्स एक्सिस पे ही चलेगा। वाई पे ऊपर नीचे थोड़ा सा है क्या? नहीं, सबके सब एक्स एक्सिस पे है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो बेसिक फॉर्मूला है आप उसे फॉलो करो। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले तो बोले भैया ऐसा है, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये कहता है, क्योंकि यहाँ से सबके सब मास एक्स एक्सिस पे है तो सेंटर ऑफ मास भी आपका एक्स पर ही आएगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्लस मास ऑफ थर्ड पार्टिकल पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, प्लस डॉट 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 प्लस मास ऑफ nth पार्टिकल पोजीशन ऑफ nth पार्टिकल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मास ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस डॉट 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 प्लस मास ऑफ nth पार्टिकल। अब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है? तो बोले 1। पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है? तो बोले वो भी 1 है। मास ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या है? 2। पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या है? बोले वो भी 2 है। मास ऑफ थर्ड पार्टिकल क्या है? 3। पोजीशन क्या है? तो बोले 3 है, प्लस डॉट डॉट प्लस मास ऑफ nth पार्टिकल क्या है? कितना है भाई मास ऑफ nth पार्टिकल? n बोला हुआ है ना, और उसका पोजीशन क्या है? बोले वो भी n है, अपॉन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम प्लस डॉट डॉट प्लस n किलोग्राम। ये समझ में आया क्या आपको? जो दिया गया उसके हिसाब से अपन ने लिख डाला। अब क्या मैं ऊपर वाले सिचुएशन को ऐसा लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? है ना, आपने सबका मास डाला, सबका पोजीशन डाला, मास पोजीशन मास पोजीशन मास पोजीशन।
फिर मल्टीप्लाई करें तो वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, और यहां तो कुछ है ही नहीं। अब इसको देखो और इसको देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप? n इंटू एन प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर XCOM इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन ट्वाइस ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 अपॉन n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका नहीं है क्या? अरे मैं नीचे वाला क्यों लिख रहा हूं, ऊपर वाला लिखना है ना मुझको। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। अब होगा क्या भैया, ये कैंसल और ये भी कैंसल, फिर क्या हुआ, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3। ये रहेगा ट्वाइस ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3, दैट्स द आंसर। बस लास्ट सेकंड स्टेप समझा गया, ये वाला है ना, जैसे कि a अपॉन बी c अपॉन डी, तो ये d को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो वही है, ये d चला गया ऊपर a इंटू डी, तो ये d यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ, हाँ मल्टीप्लाई हुआ ट्वाइस n प्लस वन से, क्योंकि n इंटू एन प्लस वन कैंसिल हो चुका था, और ये 6 जाके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। बोले नीचे तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, कट गया, तो बचा 6 जैसे का वैसे रह जाएगा। वह इधर का हो गया, ठीक है। तीसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो सेंटर ऑफ मास आपने देखा था पिछली बार सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स का, फिर हमने देखा सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स यानी मोर देन 2 पार्टिकल्स, और फिर अब हम देखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। लिख लो पहले,
हो गया बेटा लिखना उधर का। अब समझिए इस बात को, जो अगली बात आ रही है ये एक कंटिन्यूस बॉडी की आ रही है। कोई भी एक कंटिन्यूस बॉडी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। एक रॉड हो सकता है, कोई रिंग हो सकता है, कोई डिस्क हो सकता है, किसी भी शेप की एक कंटिन्यूस बॉडी हो सकती है। तो उस कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला बताया गया है। तो उसमें ऑफ कोर्स हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा अलग से, वाई कोऑर्डिनेट अलग से निकालना पड़ेगा और जेड कोऑर्डिनेट अलग से निकालना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो आप स्टडी करने पड़े वाले हैं नीट के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ कोई एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है, बाकी के ऑटोमेटिकली समझ में आते हैं कि वाई और जेड की वैल्यू जीरो है या एक्स और जेड की वैल्यू क्या है, जीरो। वो ऑटोमेटिकली डायग्राम देखकर ही समझ में आता है, अरे भैया इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक्स एक्सिस पर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ वाई एक्सिस पर आएगा, वो खुद ही देखकर समझ में आता है ना। तो आपको कम से कम एक को फोकस करना है कैसे निकालना है। इसमें डीएम क्या है, तो क्या होता है डीएम की कोई भी बॉडी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इस पूरे रॉड का मास कैपिटल एम है, इस पूरे रॉड का मास क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल एम करके दिया हुआ है। और अगर उसने कहा है कि भैया एक छोटा सा आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ता हूं, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ूंगा, उस टुकड़े के मास को समझूंगा मैं डीएम, उस टुकड़े के मास को क्या समझूंगा मैं, डीएम। टुकड़े को इसमें मैंने एलिमेंट करके बोला है, टुकड़े को क्या बोला मैंने, एलिमेंट करके बोला, ये समझा गया। कोई भी एक रॉड होगा, कुछ भी होगा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उस छोटे से टुकड़े के मास को आप क्या बोलेंगे, डीएम, है ना। हो सकता है इस टुकड़े की लंबाई होगी dx, लंबाई कितनी होगी इसकी, dx। अब ये जो आपका स्मॉल x आपको नजर आ रहा है, स्मॉल y नजर आ रहा है, स्मॉल z नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, तो बोले इस टुकड़े का लोकेशन है। वो पूरी रॉड का बोल रहा क्या मैं, नहीं, इस टुकड़े का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, टुकड़े का छोटा सा, एकदम छोटा सा रहेगा ये, तो आप टुकड़े का सेंटर ऑफ मास बोलने के बजाय आप टुकड़े का बोल सकते हैं आप कि इस थोड़े से छोटे से एलिमेंट का लोकेशन है वो। अब इस एलिमेंट का लोकेशन कहां हो सकता है, अगर मैंने एक्स एक्सिस ऐसी ले लिया, मान लो एक्स एक्सिस इसके बीच में से गुजर रही है और मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूंगा कि भैया ये स्मॉल एक्स कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर है, वाई कितना है तो बोले 0 है, जेड कितना है तो 0, क्योंकि ऊपर है कि ये, नीचे है क्या, ये आगे पीछे कुछ है क्या, नहीं, प्योरली कहां आ रहा हो, एक्स एक्सिस पर। कोई चीज अगर पूरी एक्स एक्सिस पर है ना, ये यहां से ऐसी यहां ये पॉइंट कहां पर है, प्योरली एक्स एक्सिस पर है, तो y की वैल्यू z की वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये x जो है इस टुकड़े का लोकेशन है, y भी इस टुकड़े का लोकेशन है, z भी टुकड़े का लोकेशन है। ये सिर्फ x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे, और dm क्या है, इस छोटे से टुकड़े का क्या है, मास है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको अगर पूरे रॉड का मास दिया हुआ है ना, अगर किस्मत अच्छी रही और आपको पूरे रॉड का मास दिया हुआ है कि उसने बोला है पूरे रॉड का मास कैपिटल एम है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी बोला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आपको मालूम है क्या होगा, कैपिटल एम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है कि अगर मैं इस टुकड़े को बढ़ाते जाऊंगा, इस टुकड़े का मास कितना है डीएम, उसको पूरा बढ़ाते जाऊंगा यहां से यहां तक, तो उस पूरी बॉडी का मास कितना होगा, तो बोले क्वेश्चन में ऑलरेडी पूरे बॉडी का मास कैपिटल एम दिया हुआ है अगर, तो बोले भाई अच्छी बात है, इसको आप डायरेक्टली एम लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से, मुझे यकीन है आप लोगों पर कि आपको किस लेवल तक के आता है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला याद दिला दूं। बेसिक सा फॉर्मूला जो है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो याद दिला दूं इंटीग्रेशन का। याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, और लिमिट्स दी गई है ए टू बी, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और लिमिट्स आ जाएंगे ए टू बी, फिर 1 अपॉन एन प्लस 1 को आप बाहर निकाल सकते, बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस ए रेस्ट पावर एन प्लस 1। ये वाले कंसेप्ट का यहाँ पर भर के इस्तेमाल होने वाला है ये फॉर्मूले का। तो चलो इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं इस तरीके से। और मैं शुरू में बहुत आसान वाला कंसेप्ट लूंगा
क्योंकि मुझे मालूम है उसका सेंटर ऑफ मास सभी लोग जानते हैं। ओके सपोज a rod of mass capital M and length capital L is lying along x-axis with one end at x equals to 0 and the other end at x is equals to capital L, then locate the center of mass. Then locate the center of mass. तो भैया देखो क्या देखे आपने, एक रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है। तो बात ध्यान में रखे, मास उसने ऑलरेडी दे दिया। जैसे ही मैंने कहा कि मास उसने ऑलरेडी दिया है तो मुझे मालूम है इंटीग्रेशन डीएम कितना आने वाला है, कैपिटल एम आने वाला है, जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और वो रॉड यूनिफॉर्म है, लगातार एक जैसा है। इसका ये एंड 0 पे आ रहा है, ये एंड एल पर आ रहा है। नहीं भी सॉल्व करे तो हमको मालूम है इसका आंसर L/2 आने वाला है, उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आने वाला है। मगर मुझे ये देखना तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, मुझे मेथड को सीखना है। आंसर ऑलरेडी मालूम है मुझे, L/2 आने वाला है, मैं उसका तरीका कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाता है कि आपका y और z की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। बोले वो कैसे पता चला, तो देखो ये आपका रॉड इस तरह से दिया हुआ है ना, ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है आपका। ओके, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, L है। ओके, पूरे रॉड का मास कितना है, तो बोले कैपिटल M है। पूरे रॉड का मास कितना है, कैपिटल M है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, जैसे पहली बात तो देखो ये रॉड एग्जैक्ट सिमेट्रिक है किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो y पे जरा सा भी उसका हिस्सा y पे भी नहीं है, z पे भी नहीं है, तो वो y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास उसका y पे कितना आएगा, 0, z पे कितना आएगा, 0। तो मतलब मुझे y और z निकालने की जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, x वाला निकालना है, क्योंकि प्योरली x एक्सिस पर है ना ये। तो बोले अब कैसे निकालूंगा, अरे बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा, इसका मास कितना रहेगा, तो बोले dm। इस टुकड़े की लंबाई कितनी रहेगी, dx। हमेशा टुकड़े में 3 चीजें निकालना, टुकड़े का मास, टुकड़े की लंबाई और टुकड़े का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बोले ठीक है, मास कितना बताया, dm, लंबाई कितनी बताया, dx। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो x पकड़ लो, है ना। अगर तुमने यहां पर dx लिखा है, गौर से सुनो, अगर तुमने यहां पर dx लिखा है, क्या लिखा है, dx, तो यहां लिखना x। अगर तुमने यहां dl लिखा है तो यहां लिखना l। अगर तुमने यहां dr लिखा है तो यहां लिखना r। ये सिलसिला अब यहां से चालू हो रहा है इंटीग्रेशन का बॉडीज में से, अब ये लगातार बहुत जगह आते रहेगा, है ना। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, बहुत जगह आते रहेगा। तो तुमको देखने की वैसे आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, जैसे कि आज इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कई सारी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है आपको, वैसे ही। तो टुकड़ा लिया, टुकड़े की हमेशा क्या चीज़ें देखना, 3 चीज़ें, क्या क्या, टुकड़े का मास, टुकड़े की लेंथ और टुकड़े का डिस्टेंस, है ना। एलिमेंट का मास,
एलिमेंट की लेंथ और एलिमेंट का डिस्टेंस। याद रहेगा? एलिमेंट का, फिर से बोलो क्या? एलिमेंट का मास, एलिमेंट की लेंथ और एलिमेंट का डिस्टेंस। एलिमेंट का मास क्या होता है? dm, एलिमेंट का लेंथ dx, और अगर मैंने dx लिया तो डिस्टेंस x, अगर dl लिया होता तो l, अगर dr लिया होता तो r। ये समझ में रहेगा? अब आगे क्या करना है, हम कहेंगे कि देखो भाई, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करूंगा। क्या है? इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। मैं बोलूंगा देख रहे भाई, ये काम मेरा आसान हो गया। इंटीग्रेशन dm कैपिटल M होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या करा, पूरी बॉडी का मास मुझे दे दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया। बोले कहां दिया भाई, ये क्या दिख रहा, कैपिटल M है। तो हम लोग बोलेंगे अच्छी बात है, ये पूरा मास मेरे पास है। अब आगे क्या? अब ऐसा है कि आप इंटीग्रेशन dm को कैपिटल M तो लिख सकते हैं, मगर x और dm को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये डिफरेंशियल किसका है? m का, और इक्वेशन का में है x में। ऐसा नहीं चलता। अगर x है तो यहां पर भी dx होना, और अगर यहां dm है तो यहां पर इक्वेशन स्मॉल m में होना। तो बोले भाई देखो, इक्वेशन को स्मॉल m में तो नहीं बना सकते, इक्वेशन को स्मॉल m में तो नहीं बना सकते, मगर dm को dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं dm को dx में कन्वर्ट करने का, वो बहुत ज्यादा चर्चित, मतलब वही यूज होता है। बोले कैसा? तो यहां dm जो आएगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा m अपॉन एल इंटू dx। बोले ये क्या बात हुई, m अपॉन एल इंटू dx? चलो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली। मैं आपको यहां पर इस टुकड़े को कंसीडर करने के लिए कहता हूं, ठीक है? मान लो इस टुकड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बता, मैंने ये पेन का मास गिना, ये आ रहा है 10 ग्राम। कितना आ रहा है? 10 ग्राम। फिर मैंने इस पेन की लंबाई को गिना, और वो लंबाई आ रही है 10 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। मास कितना है? 10 ग्राम। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछूंगा इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम, है ना? अगर 10 सेंटीमीटर में 10 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा? 2 ग्राम होगा। एक और एग्जांपल, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मगर मास आ रहा है 20 ग्राम। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मगर मास क्या आ रहा है? 20 ग्राम। याद करें, 10 सेंटीमीटर में कितना? 20 ग्राम। 10 सेंटीमीटर में कितना? 20 ग्राम। 10 सेंटीमीटर में कितना? 20 ग्राम। तो इस 2 सेंटीमीटर में कितना? 4 ग्राम। अब ये तुमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तुमने इसके टोटल मास को उसकी टोटल लेंथ से डिवाइड की, तुम्हारे दिमाग ने मल्टीप्लाई किया, है ना? बोले अगर देख 10 में 20 है तो 1 में 2 होगा, 10 में 20 है तो 1 में 2 होगा। अब वो 1 में 2 कैसे पता चला? आपने टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड किए, तो टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड किया, है ना? फिर उसके बाद बोले मैंने कितने सेंटीमीटर में पूछा? 2 सेंटीमीटर में। तो जितने में तुमसे पूछा है, जितने का मास तुमसे पहले पूछा है, उतनी लंबाई को तुमने क्या करे? मल्टीप्लाई करे, है ना? जैसे आपने कहा कि 10 में 20 है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम है। सर ने कितने सेंटीमीटर का पूछे? 2 सेंटीमीटर का। तो अब 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो ये 2 ग्राम से, तो 2 सेंटीमीटर को 2 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 ग्राम। ये ऐसा आया। तो वही तो हुआ यहां पर, आपने m अपॉन एल टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करके क्या निकाले कि 1 सेंटीमीटर में कितना मास है कि नहीं? टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करके क्या निकाले बेटा आपने? 1 सेंटीमीटर में कितना मास है। ये समझ में आया आपको? और आपको दी गई लंबाई कितनी है? dx। और आपको ये पता लगाना है इस टुकड़ा वो टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी है? dx, उसका मास कितना है? तो मैं m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय dx करूंगा। ये समझा क्या आपको बेटा? तो बोले अब क्या करेंगे फिर आप? तो बोले ठीक है, फिर अब यहां पर वैल्यू डालोगे आप। देखो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अच्छी बात यह है कि dm का मुझे मिल गया, बदलेगा क्या लिख सकता उसकी जगह? तो बोले क्या लिख सकता? m अपॉन एल इंटू dx, और डिवाइडेड बाय कैपिटल M, डिवाइडेड बाय कैपिटल M, है ना? वो dm आया था।
देखो ये m कॉमन निकलता और नीचे तो m ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, सिर्फ 1/L अकेला बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अच्छा बोले यहां किसको बदल रहे हैं, कौन वेरिएबल है, तो बोले x वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, ये x कहां से गिना हुआ है, तो बोले यहां से गिना है। अगर ये टुकड़ा यहां पर होता, चिपक कर होता इसको, तो x की वैल्यू क्या होती, ये टुकड़ा ये सरकाते 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 मैंने यहां ले लिया होता, है ना। अगर x की वैल्यू को मैं सबसे मिनिमम लेवल पे रखता, x की वैल्यू मैं सबसे मिनिमम लेवल पे रखता, तो मैं पूछता कि अगर ये टुकड़ा यहां होता चिपक कर, तो उसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती ना। x की वैल्यू क्या होती, 0। ये टुकड़ा कहां तक जा सकता है, आखिरी तक कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, उसकी आगे बॉडी खत्म हो गई, तो बोले यहां तक जा सकता है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। ये कहीं पे भी ले सकते हैं ना आप, ऐसा जरूरी है कि जहां मैंने लिया वहीं ले सकते हैं आप चाहे तो यहीं भी ले सकते, तो आप चाहे तो यहां पर बना सकते। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल L। तो यानी स्मॉल x को आप कहां से कहां तक बढ़ा सकते हैं, 0 से लेकर L तक के। तो मैं फिर x की लिमिट डाल दूंगा, बोले आप इसको सिर्फ 0 से लेकर L तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर बोले अब क्या होगा, तो बोले देखो अब क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोले x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू L, x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू L। फिर आगे क्या, अब उसकी वैल्यू डाल दो, जो कि इंटीग्रेशन का रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर XCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/L, x की जगह अपर लिमिट L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो पूरे 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, फिर ये भी L, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें से एक L कट जाएगा, ये हो जाएगा L/2 है। तो x की वैल्यू आ गई L/2। तो मैं यहां लिखूंगा XCOM YCOM ZCOM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, फिर L/2 0 0। ये आ गया लोकेशन सेंटर ऑफ मास का। आया समझ में। तो बस ये तरीका बताने के लिए मैंने आपको ये सब कुछ किया था, ये मेथड कैसे उसको सॉल्व करने का। एक बार वो मेथड आ जाए तो बाकी का सब जम जाता है। ठीक है, लिख लो फटाफट। लिखो बेटा, जल्दी जल्दी करो। नबी लिख लिया, कर बेटा टाइम पास कर तू। जरा वार्तालाप करना पड़ेगा घर पे, लगता मुझे। याद रखना हमेशा, पहले जो टुकड़ा पकड़े, अब डीएम को कन्वर्ट करना रहता है डीएक्स में, और उसका तरीका रहेगा m/L इंटू dx। हुआ, मुझे पूरा इरेज करना है, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखना है मुझको, जल्दी करो।
हो गया? चलो, ये क्वेश्चन है बेहतरीन सा। अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L is placed along x-axis between x equals to 0 and x equals to L. The linear mass density rho of the rod varies with the distance. Varies with the distance. X from the origin as rho equals to a plus bx. Here a and b are constants. a और b यहाँ पर क्या है बेटा? constants है. Find the position of this position of center of mass of this rod. Find the position of center of mass of this rod. तो देखो बेटा, सिचुएशन कुछ इस तरह की है। एक रॉड इस तरह से है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी डेंसिटी या फिर उसका मास, जो भी बोलोगे, डेंसिटी बढ़ोगे तो मास भी बढ़ेगा, वो बढ़ते जा रहा है। इस तरह का रॉड है ना। पिछली बार कैसा था? एक जैसा था लगातार, मगर नहीं, ये शुरू में कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप, रॉड का मास बढ़ता जा रहा है या डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो अब क्या हम लोग देखेंगे कि भैया आपको उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। फिर से मैं बोलूँगा, ये x की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ x की वैल्यू क्या है? L। सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, रो की वैल्यू दिया हुआ है। रो कितना दिया हुआ है? रो इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। रो क्या है असल में? पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या है रो? लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। मतलब वो m बाई एल आया था ना अपने को, तो उसने m बाई एल की वैल्यू दिया है उसने, a प्लस बी एक्स करके दिया हुआ है। तो उसने वही बोला है सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो। बोले कैसे नहीं लोकेट करेंगे? तो देखो, कोई भी एक टुकड़ा पकड़ लो। मैं हमेशा कहता हूं क्या देखना है उसका? पहले मास, उस टुकड़े की लंबाई, दूसरा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फ्रॉम द गिवन पॉइंट, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे क्या करेंगे आप? चलो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे मैं ये बात जानता हूँ कि भैया ये प्योरली एक्स एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। तो बोलेंगे भैया ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, और सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी, और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dm। अब सवाल ये उठता है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना रहेगा, या जो भी है। इस बार dm को आप टोटल कैपिटल M नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मास बदलता जा रहा है ना। तो आप इसको
आपके पास, और दूसरी बात यहाँ पर टोटल मास कैपिटल एम कहीं पे मेंशन भी नहीं है। तो बोले अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डीएम को, यार इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीएक्स, है ना, डीएम इज इक्वल्स टू रो इंटू डीएक्स। बोले ये कैसे, डीएम बोले तो क्या है, इस टुकड़े का मास, डीएम बोले तो क्या है, इस टुकड़े का मास। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, m अपॉन एल इंटू डीएक्स, है ना, टोटल मास ऑफ द रॉड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। और टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ क्या होता है, वो रो होता है, उसने खुद बोला है ना कि भाई टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ है ये, तो इसीलिए उसको हम लोग ने रो इंटू डीएक्स लिखे, जिसको आप क्या लिख सकते हो, रो की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। पहले ये समझा के आगे बोल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। डीएम कैसे आया, डीएम क्या है, वो जो तुमने एलिमेंट कंसीडर किए ना उसका मास है, ये जो एलिमेंट कंसीडर किए ना उसका मास है। हर एलिमेंट का मास अलग अलग आएगा। अगर मैं कोई और इतनी लंबाई का कोई और एलिमेंट लेता, इतनी लंबाई का कोई और एलिमेंट लेता तो उसका मास क्या होता, अलग होता, और इसका मास अलग है। तो बोले डीएम निकालेंगे कैसे, तो बोले भाई मेरे पास फॉर्मूला है। बोले क्या है डीएम निकालने का फॉर्मूला, तो बोले आपको करना ये पड़ता है m अपॉन एल को dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, m अपॉन एल को dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मास पर यूनिट लेंथ को आप उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएम होता है, पिछली बार भी देखे थे अपन ने, है ना। मगर m अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, आप इसको रो इंटू dx लिख सकते हैं, हाँ या ना, है ना। मगर इस बार रो कांस्टेंट नहीं है, पिछले वाले एग्जाम्पल में रो कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है। उसको इक्वेशन में बताया गया है कि उसकी इक्वेशन ये है, तो मैंने वो इक्वेशन को यहां लिख डाला। ये समझा क्या, जब तक ये नहीं समझा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। डीएम क्या है, छोटे से टुकड़े का मास, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, m अपॉन एल इंटू डी एक्स, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। एम अपॉन एल म्हणजे काय, रो, रो कांस्टेंट है क्या, पिछली बार कांस्टेंट था इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया था, इस बार कांस्टेंट है क्या, नहीं है, उसको वहीं बिठा के रखो। आप रो की वैल्यू क्या है, a प्लस बी एक्स, वो डाल दो। तो इंटीग्रेशन डीएम को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। और आप इंटीग्रेशन एक्स डीएम को क्या लिख सकते, तो बोले अभी अभी ताजा ताजा खबर मिली है कि डीएम को आप a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। बात समझेगा बेटा, ये डीएम की वैल्यू उठा के डाल दिया मैंने यहां पर, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो भैया ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो चलो अब ये वैल्यू को डाल दो यहां पे। देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू डीएम, एक्स और डीएम की वैल्यू क्या आएगी, तो बोले डीएम की वैल्यू है a प्लस बी एक्स इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, a प्लस बी एक्स इंटू डी, सॉरी डी एक्स नॉट डीएम, हाँ इंटू डी एक्स। ओके, फिर आता है x की लिमिट निकालने की वैल्यू। x की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, x की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे जैसे ये आगे सरकता जाएगा x की वैल्यू छोटी होती 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 यहाँ तक आ जाएगी। x की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। x की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, l। तो लिमिट को कहां से कहां तक डाल सकते हैं आप, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। ये समझ में आया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो भैया चलो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर। तो भैया ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू l a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। फिर आगे क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन किसी एक का नहीं है, इन दोनों टर्म्स का है, तो इंटीग्रेशन को दोनों को बांट दो। तो भाई आगे क्या, फिर इंटीग्रेशन 0 टू l ax इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू l बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू l a इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू l बी एक्स इंटू
dx। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों को बांट दिया। समझ में आया क्या बेटा, है ना। मैंने पहले x इंटू डी मतलब dm की वैल्यू निकाला, ये इतनी आती है, फिर x इंटू डी की वैल्यू निकाला, ये इतनी आती है, फिर उसमें डाल दिया, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेशन को दोनों को बराबर बराबर में बांट दिया। अब आगे करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अब आगे हमें इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन हो गया लिखना सभी का, किसी का बाकी है क्या? तो अब हम लोग उसको आगे इंटीग्रेट करेंगे। बोले कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बोले जैसे करते हैं वैसे ही, है ना। ए कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया देखो ऐसा इंटीग्रेशन कैसा होगा, ए कांस्टेंट बाहर निकला, उसका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या आ गए 0 टू l, प्लस बी कांस्टेंट बाहर निकला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू l, अपॉन, अब a को बाहर निकालो, अकेला dx बच जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x का dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू l, प्लस b को बाहर निकालो, अकेला x रह जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू l। अब ऐसा है, मैं डालूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, प्लस ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, अपॉन अगेन यहां पर भी ए एल माइनस 0, प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, है ना। आपने क्या करा, x की जगह अपर लिमिट डाला, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट डाला। आपको मालूम है 0 स्क्वायर अपॉन 2 0 ही होने वाला है। यहाँ x की जगह l डाला, एल क्यूब अपॉन 3, x की जगह 0 डाला, तो 0 का क्यूब 0 ही होने वाला है। इसी तरह यहाँ पे अब ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 अपॉन ए एल प्लस बी एल स्क्वायर। फिर किसी को लगा यहाँ पर ऊपर हर दोनों जगह पे क्या है, एल है, तो अपन उसको कॉमन निकाल सकते। सॉरी, अच्छा आप वैल्यू आंसर बता रहे, ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3, अच्छा ये वाला, हाँ बी एल स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर भैया अब क्या बचेगा, फिर एल कॉमन निकालने के बाद ए एल अपॉन 2 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए प्लस बी एल अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। बस इसके आगे नहीं बढ़ सकते अपन, यहीं चुकना पड़ेगा अपने को। तो ए एल अपॉन 2 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए प्लस बी एल अपॉन 2, एल निकल के कॉमन कैंसिल हो गया। हाँ, लिखने के लिए मैं उसको ऐसा लिखूंगा, एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम कॉमा जेड सी ओ एम, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ रहे हैं, ए एल अपॉन 2 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए प्लस बी एल अपॉन 2 कॉमा 0 कॉमा 0, है ना। ये आंसर रहेगा आपका, लिख लो भैया। कौन सा, ये वाला कैसे आया, देखिए एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, क्या बचेगा, एल स्क्वायर अपॉन 2, तो ए एल स्क्वायर अपॉन 2 जैसे कि वैसी, वैसी बी एल क्यूब अपॉन 3 जैसे कि वैसी, ए एल माइनस 0 क्या होता है, एल होता, तो ए एल जैसे कि वैसी, बी एल स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा, बी एल स्क्वायर अपॉन 2 जैसे कि वैसी। फिर उसके बाद ऊपर से एल निकलेगा, नीचे से भी एल निकलेगा, और वो कैंसिल हो जाएगा। अब एक ऊपर से एल निकल गया तो बचा कितना, एक ही एल बचेगा, है ना, ए एल। यहाँ पर भी एक ही एल, मतलब 2 एल बचेंगे, क्योंकि यहाँ 3 एल है ना, तो 2 बच जाएंगे। यहाँ एक ही था, वो गायब हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हाँ दोनों में से एक खत्म हो गया, बी एल बाई 2 हो गया, आंसर खत्म। ओके, अब ये बस इक्वेशन बदल बदल के आएगा आपको, मेथड सेम रहेगा, पूरा मेथड सेम रहेगा, इक्वेशन बदल बदल के आएगा आपको सॉल्व करने का। अब जितना आसान इक्वेशन आपके लिए कैलकुलेशन उतना आसान रहेगा, है ना। अगर आपको सिर्फ 3x करके दे दिया, एक ही टर्म 3x 4x ax bx, वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।
हुआ? आज का दिन कौन सा? वेंसडे है ना? अमजद, मैं वही पूछा था इमरान सर को कितना टाइम है। ठीक है, एक रिंग वाला था सेमी सर्कुलर रिंग, तो वो कल ले लेंगे, टाइम बहुत लगेगा उसको, 10 एक मिनट लग जाएंगे समझाने के लिए, थोड़ा सा अपर वर्जन है ना। तुमको दिए नहीं के कल? तुम लोग बाकी लोगों ने लिए क्या जाके? ये लोग गए जाके ले लिए, मैंने बोल दिया ना।